हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री की महाडोज। मैं हूं आयुषी मैम और आप सभी लोग के लिए लेकर आई हूं मैं एक और नया चैप्टर जिसका वेटेज अच्छा खासा है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत बच्चों को इस चैप्टर से डर लगता है, लेकिन आप लोगों को इस वीडियो के बाद ये चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। मैं रखूंगी इस वीडियो को बहुत क्रिस्प, बहुत टू द पॉइंट, यानी कि आप लोग को अगर डिटेल नोट चाहिए, अगर आप लोग को चाहिए कि ये चैप्टर मेरी टिप्स पे आ जाए, एक बार मुझे पता चल जाए कि मुझे किस फॉर्मेट में इस चैप्टर को रिवाइज करना है, किस चैप्टर में किस फॉर्मेट में इस चैप्टर को पढ़ना है, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बनी है। तो आपको एंड तक ये वन शॉट जरूर देखना है। बहुत ही ज्यादा मेटिकुलस मैनर में हमने इस चैप्टर को यहाँ पर कवर करना है, राइट। सो आई होप हम लोग स्टार्टिंग से एंड तक बने रहेंगे। वीडियो हर एक बच्चे को डेफिनेटली देखनी है अगर वो एग्जाम लिखने जा रहा है, क्योंकि उसको इस वीडियो के बाहर एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर। सभी बच्चे सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में मुझे दिखने चाहिए येलो हार्ट्स, क्योंकि वीडियो डिजर्व करेगी आपके येलो हार्ट्स, क्योंकि आप लोग को सच में बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो के एंड तक, राइट। सो आई होप हम लोग लास्ट तक बने रहेंगे। शुरू करते हैं इस चैप्टर को, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, राइट। टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्या बोलते हो बच्चे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? आई थिंक हम लोगों को पता है कि मैम बिजली की बात करी जा रही है और केमिस्ट्री की बात करी जा रही है, दोनों को जोड़ देंगे तो केमिस्ट्री में होते हैं रिएक्शंस, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू अगर मैं रिएक्शंस की बात करूं तो मैं कुछ ना कुछ एनर्जीज की बात करूंगी, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी। आइए नजर डालते हैं चैप्टर पे और बहुत बारीकी से इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूं, क्या हो रहा है यहाँ पर या तो एनर्जी बन रही है या तो एनर्जी इस्तेमाल करी जा रही है। बात किसकी कर रही हूं मैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रही हूं, राइट। तो मेरे पास जो रिएक्शंस है, ऑब्वियसली मैं हर बार बच्चों को जो मुझसे पढ़ चुके हैं उनको बता चुकी हूं कि केमिस्ट्री में दो रिएक्शन है, एक स्पॉन्टेनियस एक नॉन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस वो है आप बच्चे जो खुद ब खुद पढ़ते हैं, वो रिएक्शन जो खुद ब खुद होते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो है जो खुद ब खुद नहीं होते हैं, उनको एनर्जी देनी पड़ती है तब जाके वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे जो पढ़ते नहीं, एग्जाम से एक दिन पहले आके पढ़ते हैं, हालांकि पढ़ने के बाद उनको मोटिवेशन मिल जाए तो वो लोग ट्रैक पे आ जाते हैं और पढ़ने लग जाते हैं और वो फाइनली आपको रिजल्ट दे देते हैं, राइट। सो ऐसे ही मेरे पास दो रिएक्शन रहेंगे, राइट। या तो मेरे पास एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, या फिर मेरे पास एक रिएक्शन क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। अगर मेरे पास कोई रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है, राइट, अगर मेरे पास एक रिएक्शन है जो स्पॉन्टेनियस है, दैट मीन्स इसके पास खुद ब खुद एक केमिकल एनर्जी होगी, ठीक है। अब ये स्पॉन्टेनियस है तो ये खुद ब खुद हो गया है, और खुद ब खुद हो गया है तो स्पॉन्टेनियस होने की वजह से ये आपको एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा होगा, राइट। एक तो ये केस हो गया। दूसरा रिएक्शन ऐसा है जो खुद ब खुद नहीं हो रहा है, जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी कि मैं इसको अगर एक रिएक्शन को एनर्जी दूं, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बाहर से दूंगी मैं, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस में कन्वर्ट होगा, और जब ये स्पॉन्टेनियस में कन्वर्ट होगा तो अब ये एनर्जी देगा, दैट इज योर केमिकल एनर्जी। तो मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो टाइप की सेल होगी और दो टाइप के केसेस होंगे, जहां पर मैं बात करूंगी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जहां चेंज आ रहा है बच्चे, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, या फिर उस टाइप की सेल को हम क्या बोल देंगे? आई थिंक आई नीड द आंसर्स इन द चैट सेक्शन। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसका एग्जांपल हमारा क्या रहता है? गैल्वेनिक सेल या फिर डैनियल सेल, ठीक है। इनमें से किसी भी सेल को आप इसके एग्जांपल के तौर पे याद कर सकते हैं। लेकिन जहां मेरे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बन रही है, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इसका एग्जांपल आपको कहाँ इस्तेमाल कर रहे हो? प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल में, पानी को बनाने में, हर जगह आप लोग इसका इस्तेमाल कर लेंगे, राइट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन योर टू टाइप्स ऑफ सेल एंड टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन दैट आर हैपनिंग इन योर चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, राइट। आई थिंक बहुत क्रिस्टल क्लियर रखना है, इसको सब मैसअप बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बोलेगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन किस सेल में, आप बोलोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। आपको बोलेगा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन किस में, आप बोलोगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। सिंपल एंड स्ट्रेट। सो बेसिकली दोनों टाइप के रिएक्शंस हो रहे हैं, बट एनर्जी का कन्वर्जन अलग अलग हो रहा है, क्योंकि आप लोगों की अलग अलग टाइप की सेल्स रहेंगी। तो बेसिकली मुझे इन दोनों सेल का डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर लिखा भी है, दैट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, या फिर यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। इनमें से कुछ भी दोनों चीज होगी, दोनों ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आ जाएगी। क्लियर है भाई? समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है तो यार सेशन को शेयर करना नहीं रुकना है हमें, है ना भाई। चलिए, तो नोट्स बनने चाहिए आपके यहाँ तक। आइए, तो चैप्टर 3 हिस्सों में मेरा डिवाइडेड रहेगा, दैट इज एक बार पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फिर पढ़ेंगे कंडक्टेंस, और लास्ट में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यही सिंपल कहानी है, ज्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल सिंपल चल रहा है।
देखो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना हमारे हाथ में होता है, तो वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि जो इंसान कॉम्प्लिकेट करता है वो बाद में पछताता है। तो हमें सिंपल सिंपल एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से पढ़ना है। आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं इस चैप्टर में रिएक्शन होगा, और रिएक्शन कौन सा होता है, एक रीडॉक्स रिएक्शन होता है। और रीडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मैम दोनों होता है। अब आप बचपन से ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को समझ नहीं आता मैम ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है, तो वो चीज़ एक बार क्लियर कर लो। अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूँ, आप लोग बचपन से क्या पढ़ते हैं, आप सभी लोग बचपन से क्या पढ़ते हैं, अच्छा थोड़ा सही तरीके से लिखते हैं, एक सेकेंड, हाँ भाई, तो ऑक्सीडेशन को क्या बोला जाता है, दिस इज योर गेन ऑफ ऑक्सीजन बोल देते हैं, राइट, या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन बोल देते हैं, ठीक बात। या फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन को इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में जो इस चैप्टर में इस्तेमाल किया जाएगा, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आखिरी दो मुझे इस्तेमाल करने होंगे इस चैप्टर के अंदर। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। आइए रिडक्शन की बात करें, दैट इज ऑब्वियसली मैम लॉस ऑफ ऑक्सीजन, राइट, या फिर मैम गेन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर मैम बोलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन का खाना, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। तो मेरे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा यहां इस चैप्टर में, वो रहेंगी ये दो डेफिनेशन कि भाई इलेक्ट्रॉन के खाने की प्रक्रिया और इलेक्ट्रॉन के जाने की प्रक्रिया। जो आएगा वो जाएगा, तो जो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो मेटल अगर इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है तो वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर मेटल इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। सिंपल फंडा है, इसको अपने दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लो। मैं बोलूंगी तुम एक चीज याद करो, इलेक्ट्रॉन को खाना इज रिडक्शन। अब इसके अलावा जो है वो उसका उल्टा है, ठीक है भाई। इसको याद रखोगे तो समझ जाओगे कि कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑलराइट, अच्छा रिडक्शन किसका होगा मैम, देखो हर मेटल का क्या होता है, एक रिडक्शन पोटेंशियल होता है। आपको जो एक टेबल दी है एनसीईआरटी में, राइट, हर मेटल का एक ई नॉट दे रखा है, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। रिडक्शन पोटेंशियल इज फॉर एग्जांपल मेटल 2+ से मेटल 0 में जा रहा है, तो मेटल क्या हो रहा है, 2+ से 0 में जा रहा है, यानी कि रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। और इसका जो भी ई नॉट है वो इसका क्या है, जो भी ई नॉट की सपोज वैल्यू आएगी वो इसका क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। अब आपको दो मेटल दिए हुए हैं, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, और आपसे पूछेगा कौन रिड्यूस होगा, तो आप बोलोगे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम होगा वो क्या होगा, वो रिड्यूस होगा, वो बेटर रिडक्शन शो कर रहा होगा, ठीक है। इस बात को अपने दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आई थिंक ये हमें क्लियर है, तो आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एक डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। अच्छा, दो वर्ड मैं आपको याद करवाने वाली हूँ जो मैं अपने सभी बच्चों को याद करवाती हूँ, एंड आई थिंक आप भी तो हमारे ही है, तो समझेंगे क्या। वर्ड है कार्प और वर्ड है कारण, ठीक बात। आइए तो यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, ठीक बात। चलिए तो अगर हम बात करें मैम इसकी, तो आप क्या बोलेंगे, देखो C फॉर कैथोड, ठीक है, R फॉर रिडक्शन, ठीक है, और P फॉर पॉजिटिव, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। तो यहां पर क्या बोलेंगे, कैथोड पे क्या होगा मैम, रिडक्शन, तो एनोड पे मैम क्या होगा, ऑब्वियसली उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। कैथोड मैम क्या है, बता दिया है मैंने, पॉजिटिव है, तो मैम एनोड क्या है, उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव है, ठीक है। यहां पर मैम क्या हो रहा है, यहां पर मैम क्या हो रहा है, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, और केमिकल एनर्जी से मैम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है। एग्जाम्पल गैल्वेनिक सेल, या फिर जिसको बोल देते हैं हम लोग डैनियल सेल, ठीक है। आपके पास डिफरेंशिएशन आपके हाथों में है। आइए दूसरा देखते हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो C तो कैथोड ही है, R तो रिडक्शन ही है सेम, लेकिन N क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूंगी कैथोड पे मैम हो तो सेम रहा है, हो तो मैम रिडक्शन ही रहा है, मैम एनोड पे हो तो ऑक्सीडेशन ही रहा है, लेकिन मैम कैथोड मेरे हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा, और एनोड मैम मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या होगा,
पॉजिटिव होगा। ऑब्वियसली आपको मैंने बता दिया है यहाँ पे एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रहेगा और जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट कर रहा है इसको केमिकल एनर्जी में। ठीक है, यहां पर आपका एग्जाम्पल पे डाल दीजिए, दैट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ कोई भी मेटल ले लीजिए, दैट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर में अगर डाल देती हूं तो ये हमारी एक बेसिक डिफरेंशिएशन टेबल आ जाएगी आपके सामने, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। के बारे में वर्ड क्या है, बस मेरे पास याद करने वाली चीज क्या है, याद करने वाली चीज क्या है, दैट इज कार्प एंड कार्न। ठीक है, कार्प, देखो मैं क्या याद करवाती हूँ, कार के आगे पी लगा दो, कार्प। ठीक है, पी की जगह एन लगा दो, कार्न। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल केवल कार्न से याद हो जाएगी और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कार्प से याद हो जाएगी। यहां तक डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाता है, सिंपल है। आइए अब हम पहला जो पार्ट है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को एक बार समझ लेते हैं और यहां पर हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल की। सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैसे करेंगे, बचपन में पढ़ते आ रहे हैं मैम, क्या पढ़ते आ रहे हैं मैम, पढ़ते आ रहे हैं हम, क्या पढ़ते आ रहे हैं मैम, हम पढ़ते आ रहे हैं मैम ए बी और सी। क्या पढ़ते आ रहे हैं मैम, ए बी और सी। तो ए माने तो मैम क्या होगा, ए माने तो मैम क्या होगा, एनोड पहले लिखते हैं, फिर मैम क्या आएगा, कैथोड। ठीक बात है मैम। अच्छा, एनोड पे बता दिया है मैंने आपको, अब क्या होता है आपको आना चाहिए। अब एनोड पे मैम क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और मैम कैथोड पे क्या होता है, साफ साफ लिखते हैं, दैट इज रिडक्शन। ठीक बात। और ऑक्सीडेशन अगर एनोड की मैं बात करूं क्या होता है मैम, नेगेटिव, और मैम ये क्या होता है, पॉजिटिव। अब देखो याद करने की जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि अब दिमाग में क्लियर हो चुका है ना, अब दिमाग में क्लियर हो चुका है। तो जब भी मैं सेल को रिप्रेजेंट करूंगी तो मैं पहले ऑक्सीडेशन करूंगी और फिर मैं रिडक्शन। जिस भी मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो पहले आएगा, जिस मेटल का रिडक्शन हो रहा है वो बाद में आएगा, कैथोड के ऊपर आएगा। ठीक है, चलिए तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक सेल है, दैट इज एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख रही हूँ, जैसे आपको दिया हुआ है मेटल से N पॉजिटिव में जा रहा है, चलो फॉर एग्जांपल N नहीं लिखती मैं, 2 पॉजिटिव लिख देती हूँ। ठीक है, एक ब्रिज हेड लगेगा और दूसरा मेटल N2 पॉजिटिव से N में जा रहा है। तो यहाँ आपको या तो ऐसा लिख के देगा, ऐसा लिख के देगा तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये आगे लिखा है तो ये एनोड है और ये पीछे लिखा है तो कैथोड है, तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा अगर ये आगे एनोड लिखा है तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन अगर होता है, ऑक्सीडेशन क्या है, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल कन्वर्ट हो रहा है मेटल 2 पॉजिटिव में और 2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, लिख सकते हैं हम ऐसा। अच्छा, कैथोड की अगर मैं बात करूं तो कैथोड क्या है, N2+ और रिडक्शन है, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करे हैं इसने और कन्वर्ट हो गया है किसमें, N में। दैट इज योर हाफ सेल रिएक्शन। एनोड पे क्या है, कैथोड पे क्या है। जब दोनों का पूरा सेल इक्वेशन पूछे तो क्या होगा, देखो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों जगह सेम है, कट जाएंगे, क्या आएगा, M + N 2 पॉजिटिव इज गिविंग यू N + मेटल 2 पॉजिटिव। तो आपको या तो वो एक रिएक्शन देगा या तो वो आपको एक रिप्रेजेंटेशन देगा। यहाँ से ये लिखना आपको आना चाहिए और यहाँ से ये लिखना भी आपको आना चाहिए। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैम मेटल से मेटल 2+ में जा रहा है तो मैम इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है दैट इज ऑक्सीडेशन, तो ये कहाँ पे जाएगा, एनोड पे जाएगा, मैम ऊपर लगा देंगे एनोड पे। अच्छा, अगर N2+ से N में जा रहा है तो मैम क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है तो कैथोड पे आ जाएगा। सिंपल, इसको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सेल। इसके ऊपर बेस्ड सवाल हम ऑलरेडी कर रहे हैं हमारी केमिस्ट्री एक्सप्रेस सीरीज में, तो वो सीरीज तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, जो होती है शाम 6 बजे आपकी डेली। ऑलराइट, चलिए अब बात करते हैं यार, देखो सेल है तो 2 चीजें होंगी इसकी, एक तो E0 होगा और एक EMF होगा, ई सेल। ठीक है, तो सबसे पहले सेल का E0 निकालना गले को आराम मिल नहीं रहा है बट ठीक है, चलो देखो मैंने आपको बताया पानी ब्रेक, वाटर ब्रेक। ओके, सो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि E0 क्या है। E0 इज बेसिकली किसी भी, आपको हर मेटल का एक सेकेंड, ओके, सो मैंने आपको बताया कि आपको किसी भी मेटल का
ई नॉट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर वो मेटल ऐसे दे रखा है 2+ से m और इसका ई नॉट दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल x, तो ये देखो ये 2+ से 0 में जा रहा है, दैट मीन्स रिडक्शन हो रहा है। तो जो आपको ई नॉट दिया है वो इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, राइट। और दूसरा एक मेटल दिया है दैट इज n2+ से n में जा रहा है, इसका भी एक रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो गया y। तो आपको हमेशा 2 मेटल दिए जाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली आपको सेल बनाना है, एक कैथोड बनाएगा एक एनोड बनाएगा। अब आपको ये पता है कि कैथोड पे रिडक्शन होगा और रिडक्शन उसका होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो जब आपको 2 मेटल दिए गए हैं और दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं तो आपको सिंपली क्या देखना है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। जिसका भी ज्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसका दे रखा है 3 वोल्ट और इसका दे रखा है 2 वोल्ट, तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो आप इसको क्या बना देंगे, कैथोड, और इसको क्या बना देंगे, एनोड। क्या करना है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर कर देना है, जिसका ज्यादा है वो कैथोड, जिसका कम है एनोड। तो ई नॉट ऑफ सेल क्या होगा, पूरी सेल का ई नॉट क्या होगा। अब ये तो मेरे को मेटल का पता है ना इवेंचुअली, अब मैं सेल में जो बना रही हूँ उसका ई नॉट क्या होगा, तो उसका होगा दैट इज ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। जो कैथोड पे मेटल है उसका रिडक्शन पोटेंशियल और जो एनोड पे मेटल है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को माइनस कर दो। याद रखना दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लो, दोनों को माइनस कर दो। यहां से जो भी वैल्यू आएगी आपकी निकल के, फॉर एग्जांपल x, तो वो क्या हो जाएगा आपका ई नॉट ऑफ सेल। दिस इज द कैलकुलेशन फॉर ई नॉट ऑफ सेल। और याद रखना ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए फॉर अ सेल टू फंक्शन। अगर आपका ये नेगेटिव वैल्यू आ रहा है दैट मीन्स आपका सेल आपने गलत बनाया है, दैट मीन्स वो सेल आपका काम नहीं करेगा। सो याद रखना है फॉर्मूला फॉर ई नॉट कैलकुलेशन इज ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। हालांकि बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पे आ सकते हैं प्लस के साथ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के साथ, लेकिन आप जितने फॉर्मूले याद करोगे उतना ही कंफ्यूज होगे। तो एक फॉर्मूला याद रखो, कैथोड माइनस एनोड, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लो, माइनस कर दो और वहां से जो आंसर आएगा वो आपका ई नॉट सेल हो जाएगा। क्लियर बात है, ठीक है। तो यहां तक मैंने ई नॉट सेल निकाल दिया। अब ई नॉट सेल निकाल दिया, अब मैं बात करूंगी सबसे इंपॉर्टेंट चीज की इस चैप्टर में, दैट इज योर नर्स्ड इक्वेशन। नर्स्ड इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाता है ईएमएफ ऑफ सेल निकालने के लिए, जिसको बोलते हैं ई सेल। बेसिकली ये वो पोटेंशियल है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल व्हेन नो करंट इज पास थ्रू इट। इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है पेपर में। जब आप सेल में कोई करंट पास नहीं कर रहे हो तो जो पोटेंशियल डिफरेंस कैथोड और एनोड के बीच में है उसको ई सेल बोल देते हैं, उसको ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल बोल देते हैं, ठीक है। ई नॉट निकालना सीख गए हो तो ईएमएफ आपको देती है नर्स्ड इक्वेशन। नर्स्ड इक्वेशन क्या बोलती है, ईएमएफ ई सेल बराबर किसके है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल, जो आपने अभी पिछला निकाला है, माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अच्छा, याद रखना है यहाँ पर केवल उन्हीं आप स्पीशीज की कंसंट्रेशन लेंगे जो एक्वस फेज में होगी। ऑलराइट, राइट। अगर पर मैं यहाँ पे, अब आपको पता है R इज गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 8.314 है क्योंकि अगर मैं जूल में ले रही हूँ इसको। टेम्परेचर अगर मैंने रूम टेम्परेचर ले लिया, राइट, फॉर एग्जाम्पल 298 केल्विन ले लिया, N मैं निकालूंगी और F मेरा क्या है, फैराडेज कांस्टेंट है, ठीक है। फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 96500 कूलम, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो अगर मैं इस रिएक्शन को एट रूम टेम्परेचर लिख दूं, ठीक है, तो ई सेल बराबर बच्चे क्या हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक बात है। अच्छा, यहाँ पे ये बात याद रखना, आप हमेशा ये फॉर्मूला तो लगाते हो बट याद रखना ये फॉर्मूला केवल रूम टेम्परेचर पे लग सकता है। अगर उसने रूम टेम्परेचर नहीं दिया, फॉर एग्जांपल उसने बोला 300 डिग्री पे आपका रिएक्शन है तो आप निकालो ई सेल, तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाओगे, फिर आप ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला यहाँ तब आया है जब मैंने टेम्परेचर को 298 केल्विन लिया है, वरना ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल बात है जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब एन क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। देखो कॉपर 2+ से कॉपर में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, ठीक है। जिंक से जिंक 2+ में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। अब दोनों जगह 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है तो क्लियरली ओवरऑल रिएक्शन में भी n बराबर कितना आएगा, 2 ही आ जाएगा। तो यहां से ई सेल इस गिवन इक्वेशन के लिए क्या होगी, ई नॉट ऑफ सेल आप निकाल लेंगे कैथोड माइनस एनोड करके, ठीक है, माइनस 0.0591 एन की वैल्यू है 2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट में क्या है मेरा, देखो एक्वस फेज में जिंक 2+, तो जिंक 2+ की कंसंट्रेशन और अपॉन रिएक्टेंट में मेरे पास क्या है Cu2+, तो Cu2+ की कंसंट्रेशन। ये मेरी नर्स्ड इक्वेशन हो जाएगी और यहां से मैं आपका ई सेल निकाल लूंगी,
ठीक है बात, सिंपल सी बात है। इसके ऊपर फॉर्मूले पे हम क्वेश्चंस लगाएंगे। हालांकि पिछली बार सीयूईटी में डायरेक्टली नस्ट इक्वेशन से क्वेश्चन नहीं आया था, क्योंकि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है न्यूमेरिकल अगर मैं नस्ट इक्वेशन की बात करूं। बट यू नेवर नो, हो सकता है वो आपकी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मोस्टली चीजें आपको प्रोवाइड कर दे, लेकिन आपको फॉर्मूला एप्लीकेशन आना चाहिए, हर एक टर्म का मतलब आना चाहिए, तभी आप लोग फॉर्मूले में सवाल लगा पाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर नस्ट इक्वेशन। अब नस्ट इक्वेशन से ही आगे अगर मैं बढ़ूं तो मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई नॉट का रिलेशनशिप आ जाता है। ठीक है, अगर मैं इक्विलिब्रियम पे बात कर रही हूं तो मेरा ई सेल बराबर 0 हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पे मेरा ई सेल 0 होता है और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट को ही मैं के इक्विलिब्रियम बोल देती हूँ, दोनों की कंसंट्रेशन को। ठीक है, तो मेरी नस्ट इक्वेशन जो थी दैट वाज ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये मेरी कन्वर्ट हो जाती है क्योंकि ये 0 हो गया, और अगर ये 0 हो गया है तो दिस इज 0, दैट मीन्स ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू दैट इज 0.0591 अपॉन एन log of product upon reactant is K equilibrium, and log K equilibrium is then going to be equals to n E naught upon 0.0591। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आया था CUET 2022 में, and I think you know log की प्रॉपर्टी होती है क्या, if log A is equals to B तो A is equals to 10 की पावर B, क्योंकि log का बेस होता है 10। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका log K equilibrium बराबर ये है तो यहाँ से K equilibrium बराबर क्या हो जाएगा, 10 की पावर n E naught upon 0.0591। This is the formula that you have to remember for the relationship between K equilibrium and E naught। E naught निकाल लेंगे, दैट इज कैसे निकालेंगे, कैथोड माइनस एनोड करके दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल, और एन आप लोग रिएक्शन से देख के बता देंगे कि ओवरऑल रिएक्शन में एन यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हो रहे होंगे। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आप 10 की पावर में आंसर छोड़ देंगे क्योंकि आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे जो 10 की पावर में होंगे, जो भी नियरेस्ट ऑप्शन होगा उसको आप टिक करिए आएंगे। सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ई नॉट। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंडक्टेंस की। सेकंड पार्ट पे आ चुके हैं, बहुत क्विक रिवीजन कर रहे हैं, और इसके ऊपर सवाल बच्चे हम लोग को डेफिनेटली ट्राई करने हैं, और वो हम लोग करेंगे आपके आने वाले सेशंस में जो मैं आपको रेगुलरली करवाती हूँ। बहुत सवाल करवा भी चुके, अगर आप लोग नए नए जुड़े हैं तो मेक श्योर करिए आप प्रैक्टिस और थ्योरी और अपना पर्सनल, ये मतलब ये रिवीजन है, दिस इज अ रिवीजन। आप लोग बहुत बच्चे जो बोर्ड्स के एग्जाम देकर आए होंगे, बहुत बच्चे जो CUET के लिए पर्टिकुलरली तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हर बच्चे को रिवीजन जरूरी है। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को एक प्रॉपर प्लान चाहिए, तो आप मेरे साथ पढ़ सकते हो किसी भी बैच में जो आपका CUET का चल रहा है। दैट इज आप CUET के महापाक में एनरोल कर लो, जिसमें आपकी पूरी CUET की तैयारी हो जाती है। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाई टाइम है, लेट करोगे तो फिर आप लोगों को और अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, आइए बात करते हैं कंडक्टेंस की। अगर मैं कंडक्टेंस की बात करूं, ठीक है, बचपन में हम बहुत सारी बातें कंडक्टेंस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कंडक्टेंस से पहले मैं आपको एक बेसिक फॉर्मूला चार्ट दे देती हूँ। आप बचपन में पढ़ते हैं रेजिस्टेंस, क्या होता है, रो एल बाय है। ठीक है, दैट इज रेजिस्टेंस। अच्छा, यहां से अगर मैं रो की बात करूं, क्या हो जाएगा, आर ए बाय एल। ठीक बात है। अच्छा, यहां से कंडक्टेंस का कंसेप्ट आता है, कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसा डेफिनेशन बोलती है। तो 1/r हो जाएगा, तो 1/रो ए बाय एल। ठीक है, अच्छा, अगर इसका इन्वर्स कर दूं, दैट इज कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस का इन्वर्स होता है कंडक्टिविटी। 1/रो हो जाएगा, तो दैट इज 1/r एल बाय ए। अच्छा, 1/रो क्या है, के है, तो जी बराबर क्या हो जाएगा, के ए बाय एल। अच्छा, 1/r बराबर क्या है, जी है, तो के बराबर क्या हो जाएगा, जी एल बाय ए। ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं दो, मतलब अगर आपको केवल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है तो आप ये चारों फॉर्मूले लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टेंस क्या है और कंडक्टिविटी क्या है। एक बार लिख लो जल्दी से, दिस इज योर रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये मेरा क्या है, रेजिस्टिविटी है। ठीक है, ये मेरा क्या है, कंडक्टेंस है, और ये मेरा क्या है, कंडक्टिविटी है। अब तीनों की आपसे SI यूनिट भी पूछी जा सकती है, तो अगर मैं SI यूनिट की बात करूं, आप इसकी तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होती है, ओम होती है। ठीक है, अच्छा, ये ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर है, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, दैट इज ओम मीटर। ठीक है, इसकी यूनिट हो जाएगी ये। आइए, अगर मैं इसकी बात करूं कंडक्टेंस की SI यूनिट छोड़ो। अच्छा, अगर मैं पहले ही बात कर लूं, इट इज 1/r। 1/r है तो 1/ओम हो जाएगा, तो ओम इनवर्स बोल सकते हैं, या फिर इसकी पर्सनल यूनिट भी होती है S, जिसको हम सीमेंस बोलते हैं। K की अगर मैं बात करूं, G की यूनिट क्या है, सीमेन। लेंथ इज योर मीटर,
और ये है मीटर स्क्वायर, तो ये होगा सीमेन मीटर इनवर्स या फिर सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। तो बेसिक है, कुछ याद नहीं करना है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप चारों के फॉर्मूले कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक फॉर्मूला है, फॉर्मूला आ गया तो आप लोग चारों का कुछ भी आएगा आपको याद नहीं करना, बना लेना है। या तो ऐसा यूनिट का सवाल आता है, इसकी ऐसा यूनिट पूछी जाती है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कंडक्टिविटी समझना है। तो एक बार कंडक्टिविटी को थोड़ा ढंग से एक बार समझ लेते हैं। अगर मैं कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की बात करूं, कंडक्टेंस हमारे लिए क्लियर है, जो कि हमने समझ लिया है। जी वॉज वॉट, जी का फॉर्मूला हमने क्या निकाल दिया है यहां पर से, दैट इज KA/L, ठीक है, ठीक है। SI यूनिट सीमेन और ओम इनवर्स, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? दिस इज बेसिकली योर इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, और इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू कंडक्ट इलेक्ट्रॉन्स। जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करेगा उतनी अच्छी कंडक्टेंस रहेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कंसेप्ट आएगा जिसको बोलते हैं G*, और उसे बोलते हैं सेल कांस्टेंट, और ये है L/A। किसी भी सेल में जो आपके दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो L है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A है। तो ये जो डिस्टेंस L और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया A है, दोनों कांस्टेंट है, तो G* हो जाएगा L/A। ये एक फ्रैक्शन है, ये एक आपकी रेशो है। तो अगर ये मीटर है और ये मीटर स्क्वायर है तो इसकी यूनिट है मीटर इनवर्स, ठीक है। और ये एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है, कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर सेल। एक पर्टिकुलर सेल के लिए ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। तो अगर मैं G* की बात करूं सबसे पहले, तो यहाँ पे अगर मैंने G* की बात करूं तो G* वाज L/A, तो G बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, K/G*, ठीक है। अच्छा, मैंने K की वैल्यू क्या निकाली थी, दैट वाज कंडक्टिविटी। क्या निकाला था मैंने, कंडक्टिविटी निकाला था क्या, दैट वाज G/L/A, और L/A अभी हमने निकाला है, क्या है, G* है। तो क्या मैं K को G* बोल सकती हूँ, क्या मैं K को इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, दैट इज G*, राइट। अच्छा, अगर मेरे पास एक सेल है, फॉर अ सेल दैट हैज लेंथ टू बी 1 सेंटीमीटर, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर मेरे पास कोई ऐसी सेल है, राइट, तो अगर मेरे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, L/A 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1 ml बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते हैं। तो अगर मेरे पास L/B1 है और मेरे पास AB1 है फॉर अ सेल, तो यहां से K बराबर क्या हो जाएगा, G के, क्या होगा या नहीं होगा, क्या ये बराबर होगा, क्योंकि दोनों 1/1 है। तो क्या मैं यहाँ से फॉर्मूला ये नहीं बोल सकती हूँ कि मैं कंडक्टिविटी को डिफाइन कर सकती हूँ, इट कैन बी डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ही है भाई, G के बराबर हो गया, पर कब है कंडक्टेंस, फॉर अ सेल दैट हैज 1 ml ऑफ वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। अगर मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की 1 ml वैल्यू है तो उस सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस है उसी को कंडक्टिविटी बोल देते हैं। क्या ये बोल सकते हैं, देखो जो हमने डेफिनेशन एनसीईआरटी में पढ़ी उसमें बोला इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, बट यार उसको समझने के लिए मतलब ये तो यार बहुत ही रटी हुई बात है, तो मैं देख के भी बता सकती हूँ, बट इसका कंसेप्चुअल मतलब क्या होगा। तो कंसेप्चुअल मतलब के लिए आप ये समझ सकते हो कि अगर एक सेल है जिसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉड, लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रॉड्स भी 1 सेंटीमीटर है, यानी कि उस सेल में जो वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वो 1 ml है, तो ऐसी सेल की जो कंडक्टेंस है उसी को कंडक्टिविटी बोल देते हैं। दिस इज योर कंडक्टिविटी। ऐसी ही सेल की वॉल्यूम, ऐसी ही सेल की कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी बोल देते हैं। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी, जो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग देगा कंडक्टिविटी क्या होता है। काइंड ऑफ कंडक्टेंस ही है, लेकिन एक ऐसी सेल की कंडक्टेंस है जिसकी वॉल्यूम 1 ml है, ठीक है। अच्छा, कंडक्टिविटी वो हमने समझ ही लिया है, तो कंडक्टिविटी की यूनिट हमने पढ़ ली है, सीमेन मीटर इनवर्स होती है जब मेरे पास 1 मीटर, अब इसने मीटर कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, मीटर या सेंटीमीटर आप कुछ भी कर सकते हो, जब 1 मीटर लॉन्ग डिस्टेंस है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, फिर यहां से कंसेप्ट आएगा यार मोलर कंडक्टिविटी क्या है। तो अगर मैंने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिया है, जो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है वो 1 मोलर है, ठीक है, क्या है 1 मोलर। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 मोलर NaCl का सोल्यूशन लिया है, राइट, मैंने 1 मोलर NaCl का सोल्यूशन लिया है। एंड व्हाट इज मोलैरिटी,
व्हाट इज मोलैरिटी, दैट इज N/V। और अगर मैंने NaCl का केवल 1 मोल लिया है तो ये हो जाएगा 1/V, ठीक है, एंड V इज इन योर लीटर, तो V इन लीटर क्या हो जाएगा 1/m। और अगर मुझे वॉल्यूम ml में चाहिए तो क्या हो जाएगा 1/m इन 2000, क्या हो जाएगा, इस सोल्यूशन की वॉल्यूम ml में क्या हो जाएगी 1/m इन 2000। अब मैंने इतना तो पढ़ा है कि 1 ml सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस है उसको बोलते हैं K। तो अगर 1000/m ml सोल्यूशन है तो इसकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी बच्चों, हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे K इंटू 1000/m। और क्या यही मेरा फॉर्मूला नहीं होता लैम्डा m का, जिसको मैं मोलर कंडक्टिविटी बोलती हूँ, दैट इज K इंटू 1000/m। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर योर मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोलर कंडक्टिविटी। बट हमें पता होना चाहिए क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, डेफिनेशन क्या बोलेंगे। बेसिकली अगर मैंने पहले बेसिक बोलोगे, एक मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस होती है उसको मोलर कंडक्टिविटी बोल देते हैं। या फिर इसको और डिफाइन करोगे तो बोलोगे 1000/m ml सोल्यूशन की जो मोलर कंडक्टिविटी है, जो कंडक्टिविटी है उसको मोलर कंडक्टिविटी बोल देंगे। और फॉर्मूला क्या है, K इंटू 1000/m, वेयर K इज योर कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन एंड m इज योर मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन, राइट। m इज योर मोलैरिटी, यानी कि m इज योर कंसंट्रेशन, दिस इज योर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इज N/V, N 1 है, ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला रहेगा मोलर कंडक्टिविटी का। बहुत कॉम्प्लेक्स है ये, लेकिन समझने की बात है, अगर समझ लेंगे तो समझ लेंगे। अच्छा, इसके पेपर में आएगी SI यूनिट भी आ सकती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें मैं अंडरलाइन ऑलरेडी कर रही हूँ। तो SI यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी होगी सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। डिराइव कर सकते हैं बट कोई जरूरत नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, आप याद कर लो डायरेक्टली, सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, इसी को इस्तेमाल करके डिराइव कर दिया है, ठीक है। हमें याद रखना है फॉर्मूला। देखो मैं इसलिए यहाँ पे एक बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग भी दे रही हूँ ताकि आप लोग बस केवल रटो ना, ठीक है, क्योंकि रटना तो देखो है ही, रटना तो कभी कभी पड़ता ही है, लेकिन जब समझ के ही रटोगे तो कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो याद ही रहेगा, क्योंकि आपके पेपर में डायरेक्टली फॉर्मूले का एप्लीकेशन आएगा या फिर SI यूनिट आएगी, ठीक है। आइए, लेकिन अगर स्टेटमेंट बेस्ड सवाल दे देगा तो यू नेवर नो। चलो, अब मैंने बोला कंसंट्रेशन पे कुछ असर होगा, ये हमारी कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी का, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय डाइल्यूशन, अगर मैंने डाइल्यूट करा अपना सोल्यूशन, डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है, तुमने कंसंट्रेशन को घटाया। कंसंट्रेशन को कब घटाते हो, जब तुमने वॉल्यूम को बढ़ाया, ठीक है। हो सकता है मेरे पास 1 मोल 1 लीटर में था, तो कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन क्या होता है N/V। मेरे पास 1 मोल 1 लीटर में था तो 1 मोलर सोल्यूशन है। अब मैंने 1 मोल 2 लीटर में कर दिया, वॉल्यूम बढ़ाई है ना, तो क्या हो गया 0.5 मोलर। तो क्या दिख रहा है, कंसंट्रेशन कम हो रही है, और इसी को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं। तो डाइल्यूशन का क्या असर है हमारे कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पे। सबसे पहले कंडक्टेंस इज G, और याद रखना कंडक्टेंस इज एबिलिटी ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन्स कितने अच्छे से मूव करेंगे उतना ही अच्छा कंडक्टेंस होगा। तो 2 फैक्टर्स हैं जिस पे आपका ये डिपेंड करता है। सबसे पहला नंबर ऑफ आयंस के ऊपर, और दूसरा डिपेंड करता है उनकी मोबिलिटी, उनकी मूवमेंट के ऊपर। तो अगर मैं कंडक्टेंस की बात करूं तो नंबर ऑफ आयंस तो मेरे पास उतने ही है ना। मैं क्या कर रही हूँ, केवल वॉल्यूम को बढ़ा रही हूँ। अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ा रही हूँ तो मैं मूवमेंट के लिए उनको ज़्यादा जगह दे रही हूँ। मतलब बेसिकली मैं आपको एक कमरे में बंद कर दूँ और मैं आपको एक हॉल में बंद कर दूँ 20 बच्चों को, तो एक कमरे में तो आप एक दूसरे से टकरा के पागल ही हो जाओगे। लेकिन अगर मैंने आपको एक बहुत बड़े हॉल में आपको बंद किया है तो आप फिर भी मूव कर लोगे, यानी कि आपकी मूवमेंट बेटर होगी एक हॉल में इन कंपेरिजन टू एक छोटा कमरा। तो वैसा ही यहाँ पे खेल होता है, आयंस को जब वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो उसको जगह ज़्यादा मिल जाएगी मूवमेंट के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर आपकी मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज होती है ऑन डाइल्यूशन, और मोबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो बेसिकली आपकी जो कंडक्टेंस है G भी इंक्रीज होगा ऑन डाइल्यूशन। याद रखना रीजन के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ये आपका स्टेटमेंट असर्शन में आ सकता है। डाइल्यूशन के साथ कंडक्टेंस बढ़ेगा बिकॉज मोबिलिटी ऑफ आयंस आपकी बढ़ेगी ऑन डाइल्यूशन। दिस इज कंडक्टेंस। लेट्स टॉक अबाउट कंडक्टिविटी। व्हाट इज कंडक्टिविटी? बेसिकली कंडक्टिविटी इज योर डिपेंड्स अपॉन योर नंबर ऑफ आयंस, मूवमेंट ऑफ नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। 1 लीटर में कितने आयंस है, ऐसी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे कि मेरे पास 1 आयन था 1 लीटर में, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ऑब्वियसली मैं डाइल्यूशन में वॉल्यूम बढ़ाऊंगी, तो अब 1 आयन है मेरे पास 2 लीटर में, ठीक है।
तो यहाँ पर मेरी जो मूवमेंट आ रही है वो बेसिकली 1 आ रही है, 1/1 इज 1। लेकिन यहाँ पे क्या आ रही है, कंडक्टिविटी क्या हो रही है, 0.5 हो रही है। तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम आपके डिक्रीज हो रहा है। पहले एक आयन था 1 लीटर में, अब एक आयन है 2 लीटर में। तो आपके अब 1 लीटर में कितना आयन है, आधा आयन है। तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम आपके डिक्रीज होते हैं ऑन डाइल्यूशन, ठीक है। इस वजह से जो कंडक्टिविटी केवल इकलौती चीज है जो आपकी डिक्रीज होती है ऑन डाइल्यूशन, ठीक है। सो अगर आपने कि आपका डिक्रीज होगा, आप कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज करेंगे और वॉल्यूम को अगर बढ़ाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1000 बार ये आपके पेपर में आया है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आपको स्टेटमेंट एंड असर्शन में बहुत ज्यादा चांसेस है ये देखने को मिल जाए। रीजन क्या है असर्शन में और स्टेटमेंट और असर्शन। सो आपको रीजन क्लैरिटी से पता होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं, इसीलिए कंडक्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है आपके डाइल्यूशन के साथ। सिंपल फंडा है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की। अब देखो मोलर कंडक्टिविटी मोलारिटी है। सो मेरे पास अगेन 2 फैक्टर्स हैं कि क्या कहते हैं, नंबर ऑफ आयंस बढ़ा दो या तो तुम इसकी मोबिलिटी बढ़ा दो, ठीक है। अब मोलारिटी मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट की है, तो इलेक्ट्रोलाइट या तो स्ट्रॉन्ग होगा या तो क्या होगा, वीक होगा, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो अल्फा बीटा क्या होता है, बचपन में पढ़ते हैं हम लोग क्लास 11th में, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि आपकी इलेक्ट्रोलाइट कितना डिसोसिएट कर रहा है वो उसका अल्फा बताता है। और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ऑब्वियसली उसका अल्फा मैक्सिमम है। स्ट्रॉन्ग तभी तो है क्योंकि उसका अल्फा सबसे अच्छा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही औसम है। दैट मीन्स अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अगर मैं क्या कर रही हूँ, डाइल्यूशन कर रही हूँ तो नंबर ऑफ आयंस में तो कोई असर नहीं आएगा, ऑलरेडी मैक्सिमम है। दैट इज नंबर ऑफ आयंस ऑलरेडी मैक्सिमम है, इसके पास पूरा ही हो चुका है ये डिसोसिएट। तो बस ऑब्वियसली दूसरा फैक्टर बढ़ेगा जो कि है मोबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई वॉल्यूम बढ़ रही है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगी, लैम्डा नॉट एम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बढ़ता है डाइल्यूशन के साथ, ठीक है, बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा आप देखेंगे। लेकिन अगर मैं वीक की बात करूं तो वीक के लिए आपका अल्फा क्या है, मैक्सिमम नहीं है। अल्फा इज नॉट मैक्सिमम, बट यू नो अल्फा का एक रिलेशनशिप होता है दैट इज √k/c। ये आप 11th में पढ़ते हैं, आपको अभी इसका इस्तेमाल नहीं करना है, कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, बट स्टिल आपको ये फॉर्मूला फिर भी पता होना चाहिए, वेयर k इज योर डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड c इज योर कंसंट्रेशन। अब मैं अगर कंसंट्रेशन को क्या कर रही हूँ, घटा रही हूँ, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अल्फा बढ़ेगा। तो जब मैं डाइल्यूशन कर रही हूँ तो मेरा अल्फा बढ़ रहा है, और अगर अल्फा बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली मेरे नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की अल्फा को, अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करूं तो मेरा अल्फा बढ़ेगा, तो मेरा नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा, और भाई मोबिलिटी तो ऑलरेडी बढ़ ही रही है। तो भाई 2 फैक्टर्स यहाँ पे हो रहे हैं कि भाई आयंस भी ज्यादा हो गए हैं और मोबिलिटी भी आपकी बढ़ गई है। सो बेसिकली अगर मैं लैम्डा नॉट एम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो मेरा डाइल्यूशन के साथ ये बहुत बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। मतलब इंक्रीज तो दोनों हो रहा है, बट वीक के लिए बहुत ज्यादा होता है और स्ट्रॉन्ग के लिए थोड़ा सा ही होता है, ठीक है। रीजन याद रखना, स्ट्रॉन्ग के लिए केवल एक ही फैक्टर काम कर रहा है, मोबिलिटी, लेकिन वीक के लिए दोनों फैक्टर काम कर रहे हैं, आयंस भी बढ़ रहे हैं और मोबिलिटी भी बढ़ रही है, इसीलिए बहुत ज्यादा इंक्रीज आपका देखने को मिल जाता है, ठीक है, राइट। सो यहाँ पे मैंने बोला आपको क्या, लैम्डा नॉट एम, लैम्डा एम फॉर योर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज करेगा डाइल्यूशन के साथ। अच्छा एक बात समझना यहाँ पे, जब आपको ये समझ में आ गया है कि लैम्डा एम बढ़ रहा है कंसंट्रेशन को घटाने से, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट आएगा जहां पर ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाएगा। मतलब जब आपने कंसंट्रेशन को अप्रोक्सीमेटली 0 कर दिया, यानी कि इसकी जो वैल्यू है बहुत ही मिनिमम कर दी है कंसंट्रेशन की वैल्यू, उस पॉइंट पे जो आपका लैम्डा एम है, देखो ये कैसा होता है, जब आपका लैम्डा एम है और आपका कंसंट्रेशन है, फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू 8 है, ठीक है, और कंसंट्रेशन यहाँ पे 1 मोलर है, ठीक है। आपने कंसंट्रेशन को यहाँ पे किया क्या, दैट इज 0.9 मोलर कर दिया, कंसंट्रेशन कम कर रहे हो, 0.8 मोलर कर दिया, 0.7 मोलर कर दिया, 0.6 मोलर कर दिया, 0.5 मोलर कर दिया, कंसंट्रेशन घटाए जा रहे हो। ये 8 हुआ, ये 9 हुआ, ये 10 हुआ, ये 11 हुआ, ये 11 हुआ, ये 11 हुआ। तो बेसिकली एक ऐसा वैल्यू आ जाएगा जहां पर आपका लैम्डा एम और नहीं बढ़ेगा। सो दिस कंसंट्रेशन, इस कंसंट्रेशन पे जो मैक्सिमम वैल्यू आपकी लैम्डा एम की है उसको बोलते हैं लैम्डा नॉट एम। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज लैम्डा नॉट एम, जिसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है भाई।
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालनी आनी चाहिए स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। आइए, अच्छा मैं अगर ग्राफ की बात करूं, चलो ग्राफ बनाते हैं, राइट, लेट अस मेक अ ग्राफ फॉर बोथ। ठीक है, मेरे पास क्या है, ग्राफ बना रही हूं मैं लैम्डा एम वर्सेस कंसंट्रेशन का। ठीक है, इसको अंडर रूट सी से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो आपको मैंने ये बताया कि भाई कंसंट्रेशन कम करने से लैम्डा एम बढ़ेगा। ठीक है, कंसंट्रेशन कम करने से लैम्डा एम बढ़ेगा, ये तो अभी हमने देखा ही है। यानी कि कंसंट्रेशन कम करने से आपका जो लैम्डा एम है ये बढ़ेगा। ठीक है, देखो कंसंट्रेशन कम हो रही है। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कंसंट्रेशन कम हो रही है और लैम्डा एम बढ़ रहा है। ठीक है, बात क्लियर है, राइट। सो और जब मैं इस लाइन को एक्स्ट्रापोलेट कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको आगे लेके गई और इस पॉइंट पे अब तो कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो है, इससे कम तो नहीं हो सकते कंसंट्रेशन। जो ये पॉइंट है जिस पे लैम्डा एम की मैक्सिमम वैल्यू आई है, इसी को क्या बोलेंगे, लैम्डा नॉट एम। इसको क्या बोलेंगे, लैम्डा नॉट एम। दैट इज योर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब ये ग्राफ किसका है, स्ट्रेट लाइन का, और स्ट्रेट लाइन के ग्राफ की वैल्यू क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू c प्लस एम एक्स, राइट। अब y एक्सिस पे मैंने क्या बनाया, y एक्सिस पे आप देख सकते हो क्या बनाया, लैम्डा एम। x एक्सिस पे क्या बनाया है, अंडर रूट c। ठीक है, इंटरसेप्ट क्या है, c इज इंटरसेप्ट, दैट इज लैम्डा नॉट m। अच्छा, स्लोप, क्योंकि ये डिक्रीजिंग लाइन है तो ऑब्वियसली स्लोप नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव आएगा तो m की वैल्यू मैंने कोई भी एक कांस्टेंट ले लो, -a। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ, दैट इज लैम्डा एम वर्सेस अंडर रूट सी का ग्राफ, राइट। यहां से अब आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये ग्राफ पता है तो आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं। दिस इज योर इंटरसेप्ट, दिस इज योर स्लोप, this is what you have plotted on your y axis and x axis, and this is what you have plotted on your x axis। ठीक है, क्लियर है। तो यहां से अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लैम्डा नॉट एम की वैल्यू मुझे ग्राफ के इंटरसेप्ट से मिल जाती है। ठीक है, ग्राफ के इंटरसेप्ट से मिल जाती है। ऑल राइट, आइए, दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। चलो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक बार बात समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रॉन्ग हो चुका है हमारा, लेट्स टॉक अबाउट अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको काट देती हूँ, लेट्स टॉक अबाउट वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को पता है कि भाई बहुत ड्रास्टिक इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूँ तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बना रही हूँ, दैट इज योर लैम्डा एम एंड अंडर रूट सी का, तो यहाँ पे आप देखते हो कि ग्राफ में ये जो वैल्यू है, जैसे आप कंसंट्रेशन को घटा रहे हो, आपका लैम्डा एम बढ़ रहा है, बट एक पॉइंट पे आके बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, तो इतना शार्प इंक्रीज आपको देखने को मिलता है। जो वैल्यू ग्रेजुअली बढ़ रही थी अब बहुत तेज बढ़ती है। ठीक है, लेकिन अगर इस ग्राफ को तुम कहीं भी आगे लेके जाओ तो ये कहीं भी इस लाइन को टच नहीं करेगा। दैट इज कि इस ग्राफ से यहाँ पे आपको क्या मिलता है, वीक के लिए कर्व मिलता है, और कर्व की तो इक्वेशन भी नहीं है हमारे पास, राइट। मतलब वैसे है बट केमिस्ट्री में भी नहीं है, और यहाँ से मैं आपको इंटरसेप्ट भी नहीं दे सकती हूँ। तो लैम्डा नॉट एम कैसे निकाला जाए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, राइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैसे निकालें भाई, कैसे निकालें, तो यहाँ पे आपका आता है कोलरैश लॉ। क्या आता है, कोलरैश लॉ बोलता है फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी is equal to the sum of limiting molar conductivity of its individual ions, राइट। तो कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, फॉर एग्जांपल CH3COOH है, इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट एम बराबर होगा इसके आयंस क्या है, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कहाँ से निकालेंगे, ग्राफ के इंटरसेप्ट से, और वीक की कहाँ से निकालेंगे, कोलरैश लॉ से। इसी के साथ आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है फॉर योर, दैट इज योर सेकेंड पार्ट, दैट इज योर कंडक्टेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, और जो है लास्ट पार्ट इस चैप्टर का, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए एक दो बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। वर्ड याद करना है कांट, और आपको ये याद रखना है कि मैम कैथोड पे क्या होता है, मैम रिडक्शन होता है। ठीक है, और मैम ये क्या है, आपका नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है मैम, एनोड पे मैम क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और मैम ये क्या है, आपका
पॉजिटिव टर्मिनल है। अच्छा, याद रखना यहाँ पर आपका एक मेटल होगा, फॉर एग्जांपल कॉपर ही है ना, कोई भी मेटल है उसको आप प्योरीफाई कर रहे हो, तो एक मेटल है जिसको आप प्योरीफाई कर रहे हो, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, आयंस को रिलीज कर रहा है, कॉपर 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और वही कॉपर का ही कर रहे हो ना, तो कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जब आप कॉपर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो तो आप एक इम्प्योर कॉपर ले रहे हो, इम्प्योर कॉपर आपका यहाँ पर आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये आयनिक फॉर्म में जब कन्वर्ट हो रहा है तो ये रिड्यूस होता है और आपको प्योर मेटल दे देता है, लेकिन ये क्या है, रिड्यूस हो रहा है, तो रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, आपका कैथोड पे हो रहा है, ठीक है। तो कैथोड पे आपको प्योर मेटल मिल रहा है और एनोड आप क्या बना रहे हो, इम्प्योर कॉपर का, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर मुझे मेटल मिल रहा है, क्या मिल रहा है, मेटल मिल रहा है, कुछ अमाउंट में, कुछ मेटल अमाउंट में मेरा मिल रहा है। अच्छा, एक बात बताओ कि आपको ये पता है कि अब आपके पास कोई भी 2 मेटल होंगे, एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा, सो याद रखना कि कैथोड पे हमेशा कौन जाएगा, आपका कैटायन जाएगा, C फॉर कैथोड एंड C फॉर कैटायन, और कैटायन का बेटा यहाँ पे क्या होगा, हमेशा रिडक्शन होगा, ये मैंने आपको बता ही दिया है। और अगर मैं एनोड की बात करूँ तो इस पे हमेशा एनायन जाएगा, राइट। तो फॉर एग्जांपल आपके पास NaCl है, इसका आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो, तो NaCl में किस में कन्वर्ट होगा, Na+ में और Cl- में, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है Na+ है, कैटायन है, तो कहाँ पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा, और Cl- क्या है, एनायन है, तो किस पे जाएगा, एनोड पे जाएगा, ठीक है। Na+ का रिडक्शन होगा तो ये Na में कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को गेन करके, Cl- का ऑक्सीडेशन होगा तो ये Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा एनोड पे। तो जब भी आप ये जो आपका मोल्टन, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, मोल्टन NaCl का जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है उसमें जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। कैथोड पे मुझे सोडियम मिलता है और एनोड पे मुझे क्लोरीन गैस मिलती है, वाई, बिकॉज कैथोड पे मेरा कैटायन जाएगा और एनोड पे मेरा एनायन जाएगा। अगर 2 मेटल आ जाए, दोनों कैटायन ही आ जाए आपके पास, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो कैथोड पे जाएगा, सिंपल सी बात है। अब जब 2 में कॉम्पिटिशन आएगा तो याद रखना है कैथोड पे रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो कैथोड पे जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो एनोड पे जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर सिंपल एक कैटायन और एक एनायन है तो कैटायन को भेज दो कैथोड पे और एनायन को भेज दो एनोड पे, ठीक है बात। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे को मेटल मिल रहा है, ठीक है, कुछ मेटल मिल रहा है। अब क्या मेटल मिल रहा है या क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस, तो यहाँ पे आपको फैराडे साहब आते हैं और ये आपको लॉ बता के जाते हैं, ठीक है। पहली लॉ क्या बोलती है, फैराडे की पहली लॉ ये बोलती है कि भाई तुम्हारा एक केमिकल रिएक्शन तब तक चलेगा जब तक तुम उसको करंट दोगे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, मैं उतना ही जीऊंगी जितना मैंने खाना खाया, जितनी मेरी बॉडी में एनर्जी है। जब बॉडी में एनर्जी कम होगी मैं कोलैप्स कर जाऊंगी, कोई भी कोलैप्स कर जाएगा, पूरी दुनिया ही इसीलिए चल रही है। जब तक एनर्जी है तब तक इंसान काम करेगा। तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी की भी बात है यहाँ पे, जितना तुम उसको चार्ज होगे उतना ही रिएक्शन होगा, उतना ही तुम्हें मेटल मिलेगा। यही आपको कौन बोलता है, फैराडे साहब बोलते हैं। तो फैराडे साहब ने बोला कि मेरे रिएक्शन में कितना अमाउंट ऑफ मेटल मुझे मिल रहा है, उसका कितना वेट मिल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके चार्ज के। तुमने कितना चार्ज उस इलेक्ट्रिकल सेल को दिया, ठीक है। अगर दिया तो Q बराबर क्या होता है, करंट इनटू टाइम, ठीक है। Q बराबर किसके होता है, करंट इनटू टाइम, ठीक है। ये तो पढ़ा ही है ना आपने, चार्ज फिजिक्स में पढ़ते हो। अच्छा, ये सिंबल जब हटता है तो ये बराबर आता है किसके, Z के और I और T के। तो ये आपकी क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि मैम Z क्या है, तो W को फॉर्मूले को जब खोलोगे, Z का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, कांस्टेंट है ये, ठीक है। तो Z बराबर क्या होता है, दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मेटल, जिसका भी आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो, इनटू n फैक्टर इनटू फैराडेज कांस्टेंट। और फैराडेज कांस्टेंट क्या है, 96500। करंट ऐसे ही रहेगा और T भी ऐसा ही रहेगा, राइट। सो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आती है ये, ठीक है। अब सबका समझ लो, ये मेरे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ मेटल है। फॉर एग्जांपल कॉपर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रही हूँ तो कॉपर का CuSO4 दिया है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, दैट मीन्स कॉपर का मॉलिक्यूलर मास लेना है। अच्छा, कॉपर का यहाँ पे तोड़ोगे तो ये Cu2+ और SO4 2- में कन्वर्ट होगा। तो कॉपर के ऊपर जो भी चार्ज है वो इसका इन फैक्टर है, मेटल के ऊपर जो भी चार्ज है वो उसका इन फैक्टर रहेगा, ठीक है। I इज योर करंट, जो कि हम याद रखना किस में लोगे, एम्पियर्स में लोगे, ठीक है। टाइम इज योर, T इज योर टाइम, जो कि याद रखना सेकंड्स में लेना है। अगर मिनट में दिया है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। सो दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। डायरेक्टली इस फॉर्मूले पे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। वो आपसे वेट पूछ लेगा, बाकी सब कुछ दे देगा। वो आपसे करंट पूछ लेगा, बाकी सब दे देगा। तो आपको बस ये फॉर्मूला आना चाहिए,
ठीक है, इसी का इस्तेमाल करके सेकंड लॉ आ गई है, और सेकंड लॉ ने क्या बोला, सेकंड लॉ ने ये बोला, फर्स्ट लॉ तो हमारा हो गया है, सेकंड लॉ ने मुझे ये बोला कि अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास अभी एक ऐसी सेल है जो कि दो सेल हैं जो तुमने सीरीज में लगा दी है, ठीक है, और दोनों को तुम सेम करंट दे रहे हो सेम टाइम तक, तो क्या होगा, अब आपको ये दो सेल है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल एक सेल है W1 इज इक्वल्स टू Z1IT और दूसरी सेल है W2 Z2IT, करंट और टाइम तुमने दोनों को बराबर दिया, ठीक है, तो यहाँ से IT बराबर क्या आ जाएगा, IT बराबर क्या हो जाएगा W1/Z1, और यहाँ से IT बराबर क्या आ जाएगा W2/Z2। अगर आपका A बराबर B है और B बराबर C है, तो A बराबर क्या होगा C के, दैट इज योर मैथ्स की लॉ। तो जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो यहाँ से क्या बोल सकते हो, W1/Z1 इज इक्वल्स टू W2/Z2, और यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि W1/W2 इज इक्वल्स टू Z1/Z2। पर याद रखना ये डायरेक्टली फॉर्मूला, मतलब ये आपकी मुश्किलों को आसान करने का फॉर्मूला है। अगर याद रखना ये फॉर्मूला तभी लगाओगे जब सेल को सीरीज में लगाया है, उसको करंट सेम दिया है दोनों सेल को, और सेम टाइम के लिए दिया है, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले के थ्रू अपना मास निकाल सकते हैं, या फिर आप लोग अपना इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं दोनों सेल का, राइट। सो दिस इज योर सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। दोनों का फॉर्मूला और इंटरप्रिटेशन हमें आनी चाहिए, सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेट हमें नहीं करना है। दैट इज योर इलेक्ट्रोलाइसिस का सेक्शन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लास्टली वी कम अपॉन बैटरीज। हालांकि बैटरीज से इतना सवाल देखा नहीं गया है, बट यू शुड बेसिकली अंडरस्टैंड की बेसिक कंसेप्चुअल थ्योरी क्या है इसकी। तो बैटरी देखो दो टाइप की है, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी, और तीसरा है फ्यूल सेल। प्राइमरी बैटरी वो है जो एक बार इस्तेमाल करोगे, जैसे कि आपकी घड़ी की बैटरी होगी, रिमोट की बैटरी होगी, और सेकेंडरी बैटरी क्या है जो बार बार इस्तेमाल करोगे, जैसे फोन की बैटरी होगी, गाड़ी की बैटरी होगी, इन्वर्टर की बैटरी होगी। तो ऐसे ही करके दोनों सेल्स को क्लासिफाई कर देते हैं, राइट। सो प्राइमरी सेल है जिसमें रिएक्शन एक ही बार होगा, एक बार हो गया फिर वो डेड हो जाएगी, उसको बाद में यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल याद रखना है इसका, क्या है, लीलांचे सेल, ठीक है, लीलांचे सेल या ड्राई सेल जिसका इस्तेमाल ट्रांजिस्टर या क्लॉक्स में होता है। तो एक स्टेटमेंट बेस्ड सवाल अगर आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो वो आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है फ्रॉम द सेक्शन बैटरी, ठीक है। उसके बाद इसका जो एनोड है वो जिंक होता है, कैथोड होता है कार्बन का जो ग्रेफाइट से बना होता है। बेसिक बातें देखो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगी कि हमें कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप एक बार को इसको अपनी हार्ड कॉपी में दिमाग में डाल सकते हो एक बार को कि यार ये बातें होती हैं यहाँ पे, ताकि मुझे याद रहे। अच्छा, इसका जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में आपका जो होता है NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट डाला जाता है। एनोड क्या है, जिंक का है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया है, और यहाँ पे कैथोड पे आपका यहाँ पे क्या हो गया है, आपका यहाँ पे रिडक्शन हो गया, ठीक है। ये आपकी दोनों की रिएक्शंस हो जाती है, सिंपल बात है। अगर मैं सेकेंडरी सेल की बात करूँ तो सेकेंडरी सेल में आपका ये बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। एक सेकेंडरी सेल अच्छी वो है जो बार बार डिस्चार्ज हो, बार बार रिचार्ज हो। जैसे कि आप बोलोगे एक बेसिक फोन लिया और एक बढ़िया फोन लिया, तो बढ़िया फोन की बैटरी अच्छी है क्योंकि वो बहुत अच्छे से बहुत बार आपका यूज कर सकते हो और उसकी बैटरी लाइफ अच्छी होती है, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना, दैट इज योर लेड स्टोरेज बैटरी जो कि इस्तेमाल की जाती है ऑटोमोबाइल्स या इन्वर्टर्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पर भी कैथोड आपका PbO2 होता है और 38% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है एज ए इलेक्ट्रोलाइट। इक्वेशंस आपके सामने है एनोड और कैथोड की, और दोनों को जोड़ दोगे तो ओवरऑल सेल इक्वेशन, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1% है पेपर में आने की, बट स्टिल मैं किसी को भी छोड़ूंगी नहीं, तो मैं इसलिए आपको यहाँ पे ये भी दे ही रही हूँ। लास्टली फ्यूल सेल है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्यूल सेल बेसिकली गैल्वेनिक सेल्स हैं, ठीक है। क्या है, गैल्वेनिक सेल। तो अगर मैं गैल्वेनिक सेल में क्या हो रहा है, मेरे को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ केमिकल रिएक्शन से। अगर मेरा वो केमिकल रिएक्शन एक कंबशन है किसी फ्यूल का, जैसे हाइड्रोजन, मीथेन या मिथेनॉल का, तो यहाँ से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, अगेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन क्योंकि वो फ्यूल से प्रोड्यूस हो रही है तो फ्यूल सेल इसका नाम हो जाता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल किया गया था, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ वाटर रिएक्शन, जब हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या किया था, और अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इसका इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। ये आपका रिएक्शन हो जाएगा फॉर योर फ्यूल सेल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यू हैव कोरोजन। व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन इज ऑब्वियसली जब मेटल को डिग्रेड करा जा रहा है, यानी कि मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ किया जा रहा है, और उस केस में जैसे कि आपका क्या होगा, आयरन की रस्टिंग होगी, सिल्वर की टार्निशिंग होगी, और कॉपर के ऊपर क्या आएगा, ग्रीन लेयर। तो आयरन रस्टिंग ब्राउन कलर की लेयर आएगी, सिल्वर पे ब्लैक कलर की लेयर आएगी, और अगर आपका कॉपर ब्रॉन्ज है तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर आएगी। तो आपको कलर वाइज भी आना चाहिए कोरोजन में क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आयरन का बोला है, फेरस आयन होता है, फेरस आयन कन्वर्ट होता है फेरिक आयन में, Fe2+ से Fe3+, ऑक्सीडेशन हो गया है, और जिसकी वजह से आपको रस्ट देखने को मिलती है। रस्ट का फॉर्मूला याद रखना, Fe2O3.XH2O, ये आपका फॉर्मूला है फॉर योर रस्ट।
रस्ट को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, रस्टिंग को बचाने के लिए आप इसकी सरफेस को पेंट कर सकते हो किसी केमिकल के साथ, जैसे कि बाइस्फेनॉल, आपको डायरेक्टली केमिकल का नाम याद होना चाहिए। इसके अलावा किसी ऐसे मेटल की कोटिंग कर दो उस मेटल के ऊपर जो कि आपका इनर्ट हो, फॉर एग्जांपल टिन या जिंक, ताकि आपकी जो ये मेटल है, ये इनर्ट है, ये इनका ऑक्सीडेशन होगा नहीं और आपका ओरिजिनल मेटल जो है वो बच जाएगा। इसके अलावा एक मेथड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन इज कोटिंग ऑफ जिंक। जिंक की पर्टिकुलरली अगर मैं कोटिंग कर रही हूँ तो मैं कोरोजन से उसको प्रिवेंट कर रही हूँ मेटल को, एंड ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मेथड है फॉर योर कोरोजन। राइट, सो इसी के साथ ये चैप्टर आपका होता है समाप्त। आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया है, याद हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये चाहती हूँ कि यार देखो, ये तो वीडियो है जो हर बच्चा देख ले, चाहे वो मेरे साथ पेड बैच में पढ़ रहा है, चाहे यूट्यूब पे पढ़ रहा है, चाहे उसने कुछ नहीं पढ़ा है, मतलब जैसा भी बच्चा है उसको कम से कम वन शॉट तो देखना ही है। ठीक है, लेकिन हाँ, ये तो एक ऐसी चीज़ है जो मस्ट डू है, लेकिन ये नहीं है कि ये काफ़ी हो जाएगा आपके लिए। मतलब देखो यार, काफ़ी क्या मतलब, अब आपके लिए अलग होगा, मेरे लिए मतलब है कि यार बच्चे का टारगेट 200 में से 200 लाना हो। ठीक है, अगर आपका टारगेट 200 में से 200 लाना ही है तो आपको कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है। मतलब ये तो ऐसा है कि ये तो छोड़ना ही नहीं है, ये तो मतलब ये है कि जो बच्चा पढ़ चुका है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए डूबते को तिनके का सहारा है, क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाता है। मतलब लेकिन किसी बच्चे ने जब कुछ नहीं पढ़ा होता ना, तो उसको वन शॉट में ही होता है कि यार मैं याद करना मुश्किल हो रहा है। तो याद करना मुश्किल होने से बेटर है कि आप एक बार ढंग से मेरे साथ पढ़ लो। तो उसी के लिए आप लोग अड्डा 247 में जितना भी टाइम बच रहा है बेटा, लगा दो साथ में पढ़ने के लिए, और हमारे बैचेस में आके अपने इस टाइम को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर लो। ठीक है, तो आप किसी भी अड्डा 247 में जाके, मतलब अड्डा 247 पे जाके किसी भी बैच में इनरोल कर सकते हो। दिस इज मी एंड दिस इज द कोड दैट आई वुड से आप यूज कर लो, जिसमें आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड का स्क्रीनशॉट ले लेना, Y513 है। चाहे आप टेस्ट सीरीज में इनरोल कर रहे हो, चाहे आप ई बुक्स में इनरोल कर रहे हो, या फिर आप किसी भी बैच में इनरोल कर रहे हो। ठीक है, करना कहाँ से एक बार देख लो यार, क्योंकि यार मैं तो देखो बोल ही सकती हूँ, बाकी तो आप लोगों का टाइम है, आप लोगों का सिलेक्शन है, आप लोगों की मर्जी है। राइट, लेकिन मेरा काम है यार हर बच्चे को गाइड करना, सो आई डू दैट इज अंडर ग्रेड एंट्रेंस में CUT पे जाना, CUT पे जाके CUT 2023 साइंस में जाना। अब देखो यहाँ पे आपकी बैचेस भी हैं, टेस्ट सीरीज भी है, ई बुक्स भी है, और खाली हार्ड कॉपी चाहिए तो वो भी है। तीनों ही चीज़ों में जब भी इनरोल करोगे डिस्काउंट का कोड Y513 है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने समय को बिल्कुल भी वेस्ट ना करो, इतने में डिसाइड करो कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। CUT का महापैक लो, क्योंकि महापैक में सब कुछ आ जाता है, सब कुछ भी नहीं बचता है। और अब तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा महापैक, क्योंकि मल्टीपल बैचेस लॉन्च होंगे, मल्टीपल रिविजन्स होंगे, मल्टीपल क्रैश कोर्सेज होंगे, और वो सब कुछ इससे पहले आप डिसाइड करो यार ये क्रैश कोर्स करूं, ये ना करूं। बेटर है एक महापैक का सब्सक्रिप्शन ले लो, सारी दिक्कतों का एंड हो जाएगा। या ऑप्शन है बुक्स के साथ ले लो या बिना बुक्स के साथ ले लो। अगर आपको हार्ड कॉपीज चाहिए तो आप बुक्स के साथ ले लो, अगर आप केवल ई बुक से पढ़ सकते हो तो बिना बुक्स के ले लो, लेकिन आपकी मर्जी अगेन। तो अगर आप बिना बुक्स वाला मैं दिखा रही हूँ, अगर आप लेते हो, बस ये सब्सक्रिप्शन है जिसमें आपकी सब कुछ ओवरऑल कवर हो जाता है। अभी देखना आगे क्या क्या होने वाला है, कितना तगड़ा रिवीजन होने वाला है। वो सारे बच्चे जो इस महापैक में आ चुके हैं उनका वो रिवीजन पूरा सॉर्टेड हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे वो कोड जो मैंने आपको बोला है बस आपको अप्लाई करना है, दैट इज Y513। इसको अप्लाई कर देंगे और ये आपका हो जाएगा इनरोल। ठीक है, बस बाय नाउ में जाके आप इनरोल कर लेंगे। राइट, सो आई थिंक इट्स क्लियर। बस इस कोड का याद रखना, क्योंकि आई थिंक आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो आपको मेरा कोड पता होना चाहिए। ठीक है, सो यू हैव टू गो फॉर इट, Y513 कोड। एंड येस, आई वुड जस्ट से ऑल द बेस्ट बच्चे, क्योंकि मैं तो यार देखो हर चीज़ करूँगी आपके लिए, चाहे आपके वन शॉट्स हैं, चाहे आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो मैं आपको शाम 6 बजे करवाती हूँ, लेकिन आप कितना पढ़ रहे हो, आप कितना ले रहे हो, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो समय बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्ट मत करो, शुरू कर दो पढ़ना। और वन शॉट्स आते रहेंगे, 6 बजे केमिस्ट्री पढ़ाती रहूँगी क्वेश्चंस के साथ, और यहाँ तो यार लगे ही हुए हैं जी जान से। ठीक है, तो सेशन को ज़रूर लाइक करना, पसंद आया तुमको, और क्या करना, थोड़ा थोड़ा प्यार आप डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में विद अ येलो हार्ट। ऑल द बेस्ट बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और मिलते हैं बैचेस में। अगर आप बैचेस ज्वाइन करते हो तो गुड लक।